आखिरकार वो रिपोर्ट आ ही गई है जिसमें बात की जाएगी कि कौन कितना करप्ट है, किसने कितना भ्रष्टाचार फैलाया है। जब भी ये रिपोर्ट जारी होती है तो एक सवालिया निशान खड़ा होता है उन सरकारों के ऊपर जो कि अभी वर्तमान के अंदर कार्यरत हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत 3 पायदान नीचे फिसला है, और अगर भारत नीचे फिसला है तो सीधा सवालिया निशान खड़ा होगा सरकार के ऊपर। क्योंकि अगर हम लोग कहेंगे कि भारत के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ा है तो ये भ्रष्टाचार मोदी जी ने बढ़ाया है, ऐसा भारत के अंदर एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है देखने का। भारत में नहीं, हर सरकार के अंदर, हर देश के अंदर ऐसा ही होता है। आज हम लोग पाकिस्तान की बात करें, नेपाल की बात करें, श्रीलंका की बात करें, या फिर बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की, डेनमार्क की, फिनलैंड की, स्वीडन की, इन तमाम देशों की हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग करप्शन इंडेक्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि किसी सरकार ने अच्छा काम किया है और किसी सरकार ने खराब काम किया है। किसी देश के अंदर करप्शन अधिक है, वहां पर घूस ज्यादा दी जाती है, और किसी देश के अंदर बहुत अच्छे हालात हैं, बहुत अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो बर्लिन के अंदर एक संस्था है, 1993 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसके द्वारा हाल ही के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट या फिर हम लोग करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो हम लोग कहते हैं, जिसमें भारत की रैंकिंग इस बार 3 पायदान नीचे फिसली है। लेकिन क्या इस रिपोर्ट के अंदर वाकई में डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, वो हम लोग जानेंगे। और डेनमार्क जो कि नंबर 1 पर है, उसके पहले पायदान पर रहने का कारण क्या है, तमाम बातों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और भारत के लिए हम लोग बड़ी गहनता से डिटेल के अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो रिसेंटली ये रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है और वर्ल्ड मोस्ट करप्ट कंट्रीज की लिस्ट रिलीज कर दी गई है कि कौन कितना देश जो है वो भ्रष्टाचारी है। इसके लिए हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि बर्लिन के अंदर अपना हेडक्वार्टर रखता है, उसके लिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है, और यही करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है और इसमें देशों को रैंकिंग दी जाती है। इस बार 180 देश इसके अंदर शामिल हैं जिनको रैंकिंग दी जाती है 0 से लेकर 100 के बीच में। और इस बार जो नंबर 1 पर है स्वीडन, उसकी जो स्कोर है उसका स्कोर 90 है। और अगर हम लोग बात करें, द रिपोर्ट वाज इशूड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि बर्लिन के अंदर स्थित है और 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, किसी भी देश के अंदर जो भी वर्किंग प्रिंसिपल है, चाहे हम लोग बात करें उस देश के अंदर सरकार के काम करने का तरीका, वहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ऑफिसर्स है, उनके काम करने का तरीका, वहां पर कितना रेड टेपिज्म है, इसके आधार पर यह रैंक जो है डिसाइड की जाती है। दोस्तों, अगर आप लोग बहुत लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि अगर आप साथ में पोर्नोग्राफी को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अगर आप बिजनेस में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, स्टडीज के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार हमारा 75 डेज का हार्ड चैलेंज एक्सेप्ट करके देखिए, वाकई में आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी, काफी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये पोर्नोग्राफी से तो आपको दूर रखेगा ही, क्योंकि पोर्नोग्राफी आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्टर्ब करके रखती है। तो मैं ये चाहता हूं कि 75 डेज के हार्ड चैलेंज के साथ में अपने एग्जाम को भी आप क्रैक करें और साथ में जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं उसको ग्रो करें, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन और फोकस जब बेहतर होगा तो आप वैसे ही अच्छा कर पाएंगे। तो 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इसी संस्था के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो 9 फरवरी 1993 को इस संस्था की स्थापना हुई थी और ये एक तरीके से इंटरनेशनल गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। खास बात है इसका पर्पस है कॉम्बैट करप्शन, मतलब करप्शन के खिलाफ लड़ना, क्राइम प्रिवेंशन, जितना भी क्राइम हो रहा है उसको रोका जाना, ये इस संस्था का एक जो है वो पर्पस है। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक कंट्रीज एंड द टेरिटरीज बेस्ड ऑन द हाउ करप्ट दे आर पब्लिक सेक्टर, मतलब वो सरकार अगर जनता के लिए काम कर रही है तो कितनी करप्ट है, कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ में काम कर रही है, इसके आधार पर वो रैंकिंग दी जाती है। इट इज ए कंपोजिट इंडेक्स, ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोल्स, मतलब हर देश के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा बहुत सारे पोल्स करवाए जाते हैं, उनके द्वारा बहुत सारी ड्राइंग्स या फिर हम लोग कहें ग्राफ्स वगैरह बनवाए जाते हैं, जिसके आधार पर ये रैंकिंग डिसाइड होती है। द सीपीआई रिफ्लेक्ट्स द व्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द अराउंड द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व के अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर ये संस्था जो है रिपोर्ट जारी करती है। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हैज क्रिटिसाइज्ड फॉर मेजरिंग परसेप्शन एंड नॉट रियलिटी। कई बार इसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि ये रिपोर्ट रियल नहीं होती है, केवल और केवल आंकड़ों के आधार पर होती है। आखिरकार ग्राउंड रियलिटी क्या है, इसको लेकर ये रिपोर्ट जो है कई बार गलत या फिर क्रिटिसिज्म जो है उसका सामना करती है।
द क्रिएटर्स ऑफ द इंडेक्स आर्ग्यू दैट परसेप्शन मैटर्स इन देयर ओन राइट। मतलब ये परसेप्शन इंडेक्स जो रिलीज करते हैं, ये खुद के आधार पर जारी करते हैं, ये इनका राइट है और अपने अनुसार ये जो है इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। खास बात है कि वेस्टर्न कंट्रीज हमेशा इसके अंदर टॉप पर रहती हैं। खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो वो हमेशा टॉप पर रहती है, और वो है कारण फंडिंग। जहां से पैसा मिलेगा हम उसकी तरफ चल देंगे, और इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू इट्स 2012 एनुअल रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इज फंडेड बाय द वेस्टर्न गवर्नमेंट्स। तो जो वेस्टर्न गवर्नमेंट है, जैसे हम लोग यूके गवर्नमेंट की बात करें, सबसे बड़ा फंड यही देती है। अमेरिका की बात करें, कनाडा की बात करें, जर्मनी की बात करें, बेहतरीन कंट्रीज हैं जो कि बेहतरीन फंड जो है वो इनको देती है। तो फिर ये कैसे इनको पीछे रख सकते हैं? इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं इसके अंदर, तो अमेरिका 28 नंबर पर है, ब्रिटेन 20 पर है, फ्रांस 25 पर है, जर्मनी 15 रैंक पर है। लेकिन इसने क्या बिगाड़ा? रूस को पहुंचा दिया है 154। ये तो डिस्क्रिमिनेशन है। यहां पर कहीं ना कहीं जो है वो देखने को लोचा मिल रहा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कई बार क्रिटिसिज्म जो है वो इस रिपोर्ट को लेकर जारी किया जाता है। तो रशिया नापसंद है इन कंट्रीज का, 154 पर उसको भेज दिया है कि बोला पीछे जा भैया, तेरे से कोई फंडिंग नहीं मिलती है, हम तेरे को पीछे रखेंगे। हमको फंडिंग मिलती है इन देशों से जिनको हमने आगे रखा है। चलिए बात करते हैं कि कौन से देश जो है वो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अंदर नंबर 1 पे है। तो डेनमार्क जो है, जिसका स्कोर 90 है। मैंने आपको बताया कि 0 से 100 के बीच में स्कोर होता है, तो डेनमार्क नंबर 1 पर है, फिनलैंड 2 पर है, सिंगापुर 3 पर है, न्यूजीलैंड 4 पर है, लग्जमबर्ग जो कि हीरा जो होता है डायमंड, उसकी कैपिटल कही जाती है, नॉर्वे 4th नंबर पर है, स्विट्जरलैंड 7 नंबर पर है, स्वीडन 8 नंबर पर है, नीदरलैंड 9 नंबर पर है, आयरलैंड 10वें नंबर पर है, आइसलैंड दोनों 10 नंबर पर है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये भी 10 नंबर पर है। तो ये सभी देशों की इंडेक्स जो है आप लोग देख सकते हैं, और इनका स्कोर अगर आप लोग देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर डेनमार्क का स्कोर है 90, फिनलैंड का स्कोर है 88, सिंगापुर का है 84, इसके बाद में न्यूजीलैंड का है 83, लग्जमबर्ग का है 81, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड का है 81, और स्वीडन का है इसमें 80 पॉइंट्स। तो ये इनका स्कोर है बिटवीन 0 to 100। तो जितना ज्यादा अच्छा स्कोर रहेगा उसकी उतनी ही रैंकिंग जो है वो अच्छी रहेगी। पूरे विश्व के अंदर अगर हम लोग कंट्रीज की बात करें तो 2/3 कंट्रीज ऐसी हैं, 2/3 कंट्रीज जिनका स्कोर 50 से बिलो रहा है। और अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर एवरेज स्कोर की बात करें तो वो 43 एक एवरेज स्कोर रहा है, कि सभी देश जो है वो लगभग यहां पर आकर स्टैंड करते हैं। लेकिन आखिरकार डेनमार्क ने टॉप किया है। डेनमार्क जो है इस लिस्ट के अंदर ऊपर है। रीजन क्या है? खास बात है कि डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे ये हमेशा हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर 1 पर रहते हैं, क्योंकि यहां पर मेडिकल और एजुकेशन जो फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। क्योंकि यहां पर जो टैक्सेस रहते हैं वो काफी हाई रहते हैं, तो जब टैक्स को पे करते हैं तो उसके साथ में ही एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज भी उसमें इंक्लूड कर दी जाती है। लेकिन डेनमार्क ऊपर क्यों है? क्योंकि डेनमार्क के अंदर ब्राइबरी जो है, मतलब घूस लेने के जो सिस्टम है उसको बहुत हद तक कम कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो घूस ली जाती है, रेड टेपिज्म जो है उसको कम कर दिया गया है। तो भारत के लिए अगर हम लोग कहना चाहें तो जब तक भारत के अंदर भी रेड टेपिज्म कम नहीं होगा तब तक भारत के अंदर भी करप्शन कम नहीं हो सकता है। और जब भी मैंने आपको कहा कि जब भी हम लोग करप्शन की बात करते हैं तो एक सवाल उठता है उस सरकार के ऊपर जिसकी आगे हम लोग बात करने वाले हैं। बात करेंगे कि आखिरकार इंप्रूवमेंट नोटेड, रिफॉर्म रिक्वायर्ड। इजराइल रैंक है 30 पर, तो इजराइल की तो बात क्यों ना करें। इजराइल जो है वो आज अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त बना हुआ है। पूरे विश्व के अंदर जो बेहतरीन सीईओज हैं वो आज इजरायली हैं, तो इजराइल को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए इजराइल को भी हम लोग आगे रखेंगे। मतलब मैं नहीं, ये इंडेक्स। चलिए, क्योंकि फंडिंग है वेस्टर्न कंट्री से, ध्यान रखिए इस बात को। नाइजीरिया जो है वो 140 रैंक पर है आउट ऑफ 180 कंट्री। थोड़ा बहुत अफ्रीका के बारे में बात कर लेते हैं, गरीब देश है बेचारे, इनके बारे में कौन बात करेगा, हम ही नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान जो है वो भी इस बार 2 पायदान जो है वो फिसला है। पिछली बार 27 थी और इस बार 29 जो है वो पाकिस्तान की रैंक रही है, तो 2 स्टेप जो है पाकिस्तान भी पीछे आया है। अगर हम लोग बात करें नेपाल की, तो नेपाल जो है वो 107 रैंक पर है। बोला सर एक बार में ही बता दीजिए सबके रैंक। तो बात करेंगे इंडिया के साथ में कि आखिरकार इंडिया के रैंक क्या है, इंडिया क्यों 3 पायदान जो है वो पीछे हटा है, और भारत के साथ साथ में जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी रैंक क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात कर लेते हैं। चलिए, अगर हम लोग भूटान की बात करें तो भूटान जो है वो 18 नंबर पर है। मालदीव जो है वो 96 है, अभी भी भारत से पीछे है, क्योंकि भारत पहले जो था भारत 93 रैंक पर था, 96 रैंक पर था,
और अब जो है वो भारत 99 रैंक पर आ चुका है। तो फिर देखिए चाइना जो है वो 76 है, श्रीलंका 121 पर है, नेपाल 107 पर है, पाकिस्तान 135 पर है और बांग्लादेश जो है 151 पर है। एक बार हम लोग इंडिया की रैंक को वापस चेक कर लेते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया की रैंक कितनी है, 96 है। देखिए इंडिया की रैंक 96 है जो कि पहले 93 थी। हम लोग इसको एक बार करेक्ट करते हैं। इंडिया की जो रैंक है वो कितनी है, 96 है ना। इंडिया की जो रैंक है वो 96 है जो कि पिछली बार 93 थी। मतलब भारत को 3 पायदान का नुकसान यहां पर हुआ है, इसको करेक्ट कीजिएगा। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आज पीछे हैं। लेकिन हम लोग जब भी करप्शन को जोड़कर देखते हैं, सरकार से जोड़कर देखते हैं कि मोदी जी ने करप्शन किया है या हम लोग कहें कि गांधी जी ने, मतलब हम लोग बात करें सोनिया गांधी या फिर हम लोग बात करें कि मनमोहन सिंह ने करप्शन किया है, तो हमेशा क्या होता है कि सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है कि यूपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, ऐसा। तो 2005 से लेकर 2013 तक यूपी की सरकार और मौजूदा एनडीए की सरकार की तुलना की जाए तो स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। 2006-7 में करप्शन के मामले में जरूर रैंकिंग सुधरी थी, लेकिन उस दौरान भारत 70वें और 72वें स्थान पर था। यूपीए शासन के अंतिम समय में यानी 2013 के अंदर भारत 94th रैंक पर जो है वो पहुंच गया था। वहीं एनडीए के कार्यकाल में सबसे अच्छी स्थिति 2015 के अंदर रही थी जब भारत 76 नंबर पर था। तो एक बार हम लोग कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं। आप लोग देखते हैं जब कांग्रेस का कार्यकाल था तो 2005 के अंदर 88, 70, 72, 85, 84, 90, 95 सबसे खराब रैंकिंग जो है वो ये वाला वर्ष रहा है 2011 का, सबसे खराब। और सबसे अच्छी जो रैंकिंग रही है वो 2006 की रही है, जिस समय हमारा जो करप्शन इंडेक्स था उसमें रैंकिंग बड़ी अच्छी थी। 2014 से लेकर 2024 मतलब मोदी जी के काल में देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि 85, 76, 79 मतलब वहां ज्यादा अच्छा था, चल रहा था, है ना, ठीक है। लेकिन यहां पर देखेंगे सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो इस बार का रहा है और वो है 96। कब, 2024 के अंदर। इसमें सबसे कम जो है वो 76 है जो कि 2015 के अंदर रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हम लोग तुलना करते हैं सरकार के आधार पर करते हैं और यही हमारा एक पॉलिटिकल व्यू भी होता है कि आखिरकार कौन सी सरकार जो है वो अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्या इसको क्लाइमेट से जोड़कर देखना चाहिए? क्यों नहीं देखें, क्योंकि बात यह है कि जिस फंड का यूज क्लाइमेट के लिए आना चाहिए था, अगर वही फंड, वही पैसा अगर सरकारी अधिकारियों को या फिर घूस खिलाने के अंदर या फिर पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स हैं जो काम करती है वहां पर अगर करप्शन के लिए काम में आएगा तो फिर क्लाइमेट के बारे में कौन सोचेगा। इसलिए क्लाइमेट जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होता चला जाता है, उसको डाउनफॉल होता हुआ जो है हम लोग देखते हैं। जब भी जिस देश में करप्शन बढ़ता है तो जहां करप्शन बढ़ेगा वहां पर क्लाइमेट जो है वो डाउनफॉल पर जाएगा। और अमेरिका इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका के अंदर क्राइम बढ़ा है, अमेरिका के अंदर जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा खराब कंडीशन में पहुंचा है क्योंकि वहां पर भी करप्शन जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है। तो करप्शन और क्लाइमेट के बीच में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। करप्शन जितना बढ़ेगा और क्लाइमेट उतना ही डाउन होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो फंड काम में आना चाहिए था क्लाइमेट के, वो फंड कहां काम में आ रहा है।